नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में लुसेंट जीके का मिक्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और कुल मिलाकर 25 क्वेश्चंस हैं। अगर आप लुसेंट जीके को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो यहां पे आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हम थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करने के भी कोशिश करेंगे और आप देखिएगा कि इस 25 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। तो देखिए, मयूरभंज छऊ जो है उड़ीसा के अलावा और कई राज्यों का लोक नृत्य है, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। लेकिन अगर आपसे एग्जाम पूछा जाएगा तो इन तीन में से किसी एक का ऑप्शन में दे देगा, उसके बाद आपको आंसर कर लेना है। तो ध्यान रखिएगा, छऊ जो है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। इनके अलावा गरबा किस राज्य का है? गुजरात का। डांडिया, रास, ये सब जो है गुजरात का है। और एक इंपॉर्टेंट, तरंग मेल, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा। घूमर या फिर गणगौर, ये कहां का है? राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 2, गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय सही जवाब है। और एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है। मेघालय जो है सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत आता है। सेवन सिस्टर्स मतलब पूर्वी में जो है ना, पूर्वोत्तर में, वहां पे 7 राज्य का बहन बनाया गया है, मतलब वो सब सटे हुए हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसने आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया? आत्मसम्मान का आंदोलन का नेतृत्व जो है इरोड वेंकटप्पा रामासामी ने किया है। तो देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि द्रविड़ आंदोलन किसे कहा जाता है? तो यही है आत्मसम्मान आंदोलन, जिनका नेतृत्व इरोड वेंकटप्पा रामासामी ने किया है। और इरोड वेंकटप्पा रामासामी को जो है पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। और इस आंदोलन का उद्देश्य समाज में ब्राह्मणवादी वर्चस्व को समाप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 4, भगत सिंह के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह भी बम फेंके थे। इनके साथ और कौन था? उनका नाम है बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो देखिए, असेंबली बम केस में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त मुख्य आरोपी थे और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्य थे, ठीक ना। और एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका गया? 1929 में। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पारित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ था? 1929 में। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के लाहौर में। और इसमें जो है यानी कि कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज प्रस्तावित किया है, ठीक ना। और जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। और जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्तावित जो किया था, उस समय कौन थे वायसराय? यही है लॉर्ड इरविन। कब से कब रहे थे? 1926 से 1931 तक। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? देखिए, संविधान का प्रस्तावना काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है पॉलिटिकल साइंस में। और भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा गया है प्रस्तावना को किसके द्वारा? कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी के द्वारा। और एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द
किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत। कब? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 7, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ओडिशा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य में एक और वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसका क्या नाम है? गहीरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर में है और ये उड़ीसा में है। इनके अलावा दादेली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार के मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकल जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में है, ठीक ना। और कूचिकल जलप्रपात की हाइट जो है 455 मीटर है। और कूचिकल जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? कूचिकल अब्बे है, ठीक ना। और कूचिकल जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? वरही नदी के ऊपर है, ठीक ना। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गरसप्पा जलप्रपात हम लोग पढ़े हैं, तो ये गलत है। देखिए गरसप्पा जलप्रपात जो है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। गरसप्पा की हाइट जो है 253 मीटर है, लेकिन कूचिकल जलप्रपात की जो है हाइट 455 मीटर है। लेकिन एक प्रश्न इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? ये होगा आपका एजेल जलप्रपात। ये कहाँ है? वेनेजुएला में। इसकी हाइट जो है 979 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 9, सेशेल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? सेशेल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। तो देखिए सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 10, कागज का आविष्कार कहां पर हुआ था? मतलब किस देश में कागज का आविष्कार हुआ है? चीन सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए यहां पे प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि कागज जो है यानी कि पेपर किस पौधे से तैयार किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पेपरस नामक एक पौधा होता है, इसी से कागज बनता है यानी कि पेपर। देखिए इसी से नाम मिलता हुआ है ना, इंग्लिश पेपरस मतलब पेपर, इसी से बना है, ठीक ना। और कागज इनके अलावा सवाई घास, बांस, मुलायम घास आदि से बनाया जाता है। और बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि बांस जो है यह भी घास कुल के पौधे होते हैं। और कागज का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? कनाडा। भले ही कागज का आविष्कार चीन में हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन कनाडा में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बाबा आमटे है, ऑप्शन नंबर सी। और बाबा आमटे को 1925 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताइएगा। हिंट दे देता हूं, 10 तारीख है, लेकिन 10 तारीख कौन सा महीना में मनाया जाता है? आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई सही जवाब है। तो देखिए कुल मिलाकर पानीपत की 3 लड़ाई हुई। पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर बनाम लोदी के बीच जीत बाबर की हुई थी। दूसरी लड़ाई जो है 5 नवंबर 1956 को हुआ था, इसमें हेमू बनाम अकबर के बीच हुआ था। जीत किसकी हुई थी? अकबर की। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 फरवरी 1761 को हुआ था, इसमें अब्दुल बनाम मराठा के बीच हुआ था। जीत अब्दाली का हुआ था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13, शर्म की बात है, ठीक ना, ये पुस्तक का नाम है, इतना देख लीजिए। शर्म की बात है, इस पुस्तक के लेखक कौन है?
देखिए बुक का बहुत खतरनाक नाम है, ये पूछा गया है और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बन सकता है। शर्म की बात है, इस पुस्तक के लेखक है सलमान रश्दी। तो देखिए शर्म की बात है, इस पुस्तक को 1983 में प्रकाशित की गई थी और इस पुस्तक में स्वतंत्रता के बाद और देश के विभाजन की समस्याओं पर चर्चा की गई है। इनके अलावा सलमान रश्दी एक और पुस्तक लिखी है जो कि और खतरनाक है, उनका नाम है आधी रात के बच्चे, ठीक ना। आधी रात के बच्चे 1981 में प्रकाशित हुआ था और इसमें स्वतंत्रता पूर्व और बाद की घटनाओं के बारे में बात किया गया है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, शर्म की बात और आधी रात के बच्चे सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करने के बाद इस ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करके रखना है ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो बनाने में आप समझ सकते हैं कि मेहनत लगती है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करने के बाद आप जो है वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चल लेते हैं। अगला प्रश्न है PROM, ठीक ना। रोम आप सुने होंगे, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। रोम में P लगा है पहले से, ठीक ना। PROM का पूरा नाम क्या है? PROM का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए आप लोग इतना जानते हैं ना, रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, और इसके पहले P लगल है तो हो गया प्रोग्रामेबल, ठीक ना। इनके अलावा एक पूछा जाता है रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनके अलावा इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, डबल ई मतलब EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। और EPROM एक होता है EPROM, इसका पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक ना, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है जो अरुणाचल प्रदेश होते हुए इंडिया में एंट्री करती है? इनका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के कौन सी ग्लेशियर से निकलती है? एंगसी ग्लेशियर से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तात्सांगपो, ठीक ना। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग। और असम में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक यानी कि फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया किसे कहा जाता है? अशोक देसाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, कौन कछवाहा वंश की पहली राजधानी थी? कछवाहा वंश की पहली राजधानी कहां थी? दौसा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए मध्ययुगीन काल के दौरान चौहानों और बरगुर्जरों ने 10वीं शताब्दी में कछवाहा में शासन किया था और दौसा शहर को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस यात्री ने मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? यह है आपका इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो देखिए इब्न बतूता कहाँ के विद्वान और यात्री थे? ये थे आपका मोरक्को के, ठीक ना। और रिहला नाम की पुस्तक किसने लिखी है? यही लिखे है इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान इंडिया आया था। और ये बहुत पैदल ही चलकर आए थे मोरक्को से, ठीक ना, बहुत पैदल यात्रा किए थे इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 19, किस मुगल सम्राट ने अवध को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया? अवध को मुगल सम्राट में किसने मिलाया था? हुमायूं है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो देखिए आधुनिक समय में अवध कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। और हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का बेटा था। और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में कब की थी? 1526 में। कहने का मतलब मुगल साम्राज्य का पहला राजा कौन था? बाबर था, ठीक ना। और इन्हीं का बेटा था हुमायूं, जो कि अवध को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, ठीक। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है।
और हुमायूं का बेटा का क्या नाम था? अकबर। और अकबर जो है मुगल काल में सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किया, लगभग 50 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। क्वेश्चन नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन किस अखिल भारतीय कांग्रेस के सत्र में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन अगर आपसे पूछा जाएगा किसने शुरू किया तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा, लेकिन किस कांग्रेस के अधिवेशन में? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो देखिए 8 अगस्त 1942 को भारत आंदोलन शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी मुंबई के अधिवेशन में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 21, रामपा विद्रोह नामक जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामपा विद्रोह। यह होगा आपका अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये रामपा क्षेत्र जो है गोदावरी के उत्तर में स्थित है और रामपा विद्रोह जो है 1916 में हुआ था। 22 नंबर प्रश्न, कौन हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में कितना गुना अधिक होता है? 300 गुना अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 23, समुद्र में उच्च ज्वार और निम्न ज्वार क्या कारण है? समुद्र में जो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार आता है इसके पीछे क्या कारण है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव समुद्र में उच्च ज्वार और कम ज्वार का कारण बनता है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जो है समुद्र को अपनी ओर खींचता है जिससे समुद्र में ज्वार आता है। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं, दुनिया के सभी देशों में से कितने देश लैंड लॉक है? इसको आप जितना स्टार मार लीजिए, ठीक ना, काफी इंपॉर्टेंट। सभी क्वेश्चन को मैं कभी बोलता हूं कि स्टार मार लीजिए, जो ज्यादा पूछा मतलब कंसेप्ट के साथ रहता है, मतलब कॉमन क्वेश्चन, उसको ध्यान रखने के लिए बोलता हूं। तो देखिए दुनिया के सभी देशों में से कुल मिलाकर 49 देश लैंड लॉक देश है। आप लोग ये समझ रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे कि लैंड लॉक देश होता क्या है। तो देखिए लैंड लॉक देश जो है जब किसी देश को दूसरे देशों द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है तो उसे एक लैंड लॉक देश माना जाता है। घेर लिया का मतलब ये नहीं कि उसे युद्ध के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए घेर लिए, मतलब यहाँ पे कोई देश है तो इधर 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 सगर से जो है ना देश रहेगा, ठीक ना, मतलब पानी की धरोहर नहीं, सिर्फ जमीन से वो घिरा रहेगा, तो उसे लैंड लॉक देश कहते हैं। और दुनिया में कुल मिलाकर ये 49 लैंड लॉक देश है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर, भारत में यारलुंग त्सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग त्सांगपो नदी के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे भी करा चुका हूं, अगर आपको ध्यान हो तो ये होगा आपका ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते बाबू, त्सांगपो नदी यारलुंग कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र का अर्थ क्या है? ब्रह्मा का पुत्र, ठीक ना। नदी की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। और नदी का स्रोत जो है किस ग्लेशियर से है? चेमायुंगडुंग, ठीक ना। और कौन सा दर्रा, दर्रा को हिंदी में ला बोलते हैं, कौन सा दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी के स्रोत को मानसरोवर झील से अलग करती है? ये होगा आपका मरियम, ठीक ना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली है। और माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाती है? जमुना नदी के नाम से। 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न आपके लिए है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगा तो वीडियो को जो है आप कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर जरूर करें। और आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे टेलीग्राम का ऑफिशियल डेली स्टडी का दिया गया है, डेली स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको PDF बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।